Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। एमकॉम सेमेस्टर 2 मास्टर डिग्री के सेकेंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो है कॉस्ट अकाउंटिंग 1। और कॉस्ट अकाउंटिंग 1 में एक और टॉपिक आप जोड़ दीजिए जिसका नाम है लेबर कॉस्ट कंट्रोल, जो कि यूनिट नंबर 2 का चैप्टर है। तो आज से हम सफ़र स्टार्ट करने वाले हैं लेबर कॉस्ट कंट्रोल का, जिसके कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस है जो यूनिवर्सिटी के लिए आपको प्रिपेयर करने हैं। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पूरा ये टॉपिक आज हम समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट लेबर कॉस्ट कंट्रोल। चलिए, लेबर कॉस्ट कंट्रोल में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू आप कह सकते हो वो है प्रोडक्टिविटी विथ रेफरेंस टू अ लेबर प्रोडक्टिविटी, यानी कि आपको प्रोडक्टिविटी समझानी है लेबर प्रोडक्टिविटी के साथ। ये क्वेश्चन को और किस तरीके से पूछ सकते हैं, तो लिखा है व्हाट इज लेबर प्रोडक्टिविटी, एक्सप्लेन द वेरियस मेजर टू इम्प्रूव द लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है उसको आप समझाइए और साथ में उसके मेजर करिए कि कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, यानी लेबर प्रोडक्टिविटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकेगा उसको आपको समझाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का जो आंसर रहेगा उसमें मैं आपको स्टार्ट करूँगा विथ इंट्रोडक्शन। देखो, कोई भी क्वेश्चंस हो उसका अगर आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखोगे तो पेपर चेकर के दिमाग में अच्छा रिप्रेजेंटेशन लगेगा। सो लेबर प्रोडक्टिविटी या ये जो हमारा चैप्टर है लेबर कॉस्ट कंट्रोल, इसका इंट्रोडक्शन क्या रह सकता है ये क्वेश्चन का। तो फर्स्ट लाइन लिखा है अ मेजर ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन, मशीन्स, फैक्ट्री, सिस्टम एक्सेट्रा is conveniencing the input into the useful outputs, यानी कि जो आप अगर मेज़र कर रहे हो एफिशिएंसी किसी पर्सन की, मशीन्स की, फैक्ट्री की या सिस्टम की, तो वो आपको क्या करता है, इनपुट जो है आप करते हो उसमें से यूज़फुल आपको आउटपुट दिलाता है अगर आप एफिशिएंसी मेजरमेंट करोगे तो। सेकेंड सेंटेंस, productivity is computed by the deriving average output per period by the total cost incurred or resources into bracket capital, energy, material, personnel consumed in that the period, यानी कि आपको क्या करना है, ये प्रोडक्टिविटी अगर आपको मेज़र करना है, उसका आउटपुट आपको जानना है, तो पहले तो आपको उसके रिसोर्सेस जो है उसको ध्यान में रखने पड़ेंगे। रिसोर्सेस कौन से होते हैं प्रोडक्शन के, मे बी आपने बीए में पढ़ा होगा मैनेजमेंट सब्जेक्ट में, देयर आर टोटल 4 रिसोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, दैट कैपिटल, एनर्जी, मटेरियल, पर्सनल, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, देन लास्ट सेंटेंस, प्रोडक्टिविटी इज़ अ क्रिटिकल डिटर्मिनेंट ऑफ द कॉस्ट एफिशिएंसी। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्रिटिकल कह सकते हो अगर आपको प्रोडक्टिविटी जानना है तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, ये इंट्रोडक्शन ने हमें बताया। चलिए, तो अब हम सेकंड एक मीनिंग पे फोकस करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो। व्हाट इज़ दी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी क्या है, तो उसका मीनिंग अगर अच्छे से समझ लिया तो समझो कि आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट में आइडिया आ जाएगा। तो प्रोडक्टिविटी का मीनिंग लिखा है अ सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट प्रोडक्टिविटी इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू थिंक ऑफ इट इन द टर्म्स ऑफ द प्रोडक्टिविटी मॉडल बिलो, यानी कि आपको अगर प्रोडक्टिविटी जाननी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तो उसको सिंपली आपको क्या करना होता है, एक मॉडल आपको बनाना पड़ता है, एक मॉडल क्रिएट करना पड़ता है। लिखा है एस्टिमेटली द प्रोडक्टिविटी इज अ रेशियोज टू मेजर हाउ द ऑर्गेनाइजेशन में कौन होते हैं, इंडिविजुअल्स, इंडस्ट्रीज और अ कंट्री कन्विंस आउट इनपुट रिसोर्सेज, दैट मीन्स लेबर, मटेरियल, मशीन्स एंड पर्सनल, उसमें एक पर्सनल वर्ड भी आना चाहिए, इनटू द गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्टिविटी वो है जो आप अच्छा काम करते हो, इनपुट रिसोर्सेज आपने डाला है और उससे आपका आउटपुट यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज कैसे देते हो। अगर आपको प्रोडक्टिविटी जानना है तो इसका मतलब सिंपल वे में यही समझ सकते हो कि आपने जो इनपुट दिया है, मतलब मटेरियल का, मशीन्स का, लेबर का, उससे आपको आपकी गुड्स एंड सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कैसे प्रोवाइड कर पा रहा है, यानी कि उसको अगर आप मेजरमेंट करोगे कि कितना आउटपुट मिल रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का आफ्टर इंपोर्टिंग द मटेरियल, लेबर, मशीन्स एक्सेट्रा, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का प्रोडक्टिविटी है।
तो प्रोडक्टिविटी का सिंपल मीनिंग निकलता है कि मेजरमेंट करना है आपको आपको इनपुट को जिसमें से आउटपुट आपको मिला है। तो ये सिंपल मीनिंग मैंने आपको बता दिया। चलिए, प्रोडक्टिविटी के मीनिंग समझने के बाद अब हम देखेंगे व्हाट इज कैपिटल प्रोडक्टिविटी। कैपिटल प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि जो आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, यानी सपोज मशीनरी में आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो मशीनरी आपको कितना रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है या उससे आपको कितना फायदा मिला, तो दैट इज कैपिटल प्रोडक्टिविटी। आपको फर्स्ट सेंटेंस में उसका मीनिंग क्लियर होगा। लिखा है कैपिटल इन प्रोडक्टिविटी मेजर the effectiveness and efficiency of capital in the generation of output। यानी कि आपकी कैपिटल कितना आउटपुट आपको दिला रही है इफेक्टिवली या कितना एफिशिएंटली, वो आपको कैपिटल प्रोडक्टिविटी मेजर करके देता है। इट इज डिफाइंड एज अ वैल्यू एडेड पर अमाउंट ऑफ कैपिटल। वो आपको ये भी डिफाइन करके देता है कि कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है। थर्ड एंड लास्ट सेंटेंस, कैपिटल प्रोडक्टिविटी रिजल्ट फ्रॉम इम्प्रूवमेंट in the machinery and equipment use as well as the skill of capital and process etc। आपका कैपिटल मशीनरी में आपने जो इन्वेस्ट किया है, इक्विपमेंट में यूज किया है, उससे आपको कितना फायदा मिला, एज अ रिजल्ट क्या मिला, वो प्रोसेस पूरी मेजर करता है। इसको हम बोलते हैं कैपिटल प्रोडक्टिविटी। यानी आपने पैसे इन्वेस्ट किए, पैसे मशीनरी में डाले, उसमें से आपको जो फायदा मिला उसकी बात यहाँ पे होती है। चलिए, प्रोडक्टिविटी, कैपिटल प्रोडक्टिविटी के बाद अब बारी आ रही है लेबर प्रोडक्टिविटी की। लेबर प्रोडक्टिविटी यानी कि आपने ऑलरेडी इंसान यानी एम्प्लॉयज वगैरह को हायर किया है जो आपके लिए फैक्ट्री में काम करते हैं, उनसे आपको कितना फिजिकल आउटपुट मिला उसकी यहाँ पे बात होगी। तो फर्स्ट सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग के हिसाब से, द टर्म लेबर प्रोडक्टिविटी इज जनरली डिफाइंड एज the ratio of physical amount of output achieved in general period of corresponding amount of labor expenditure। यानी लेबर के पीछे जो आपने खर्चा किया है पर्टिकुलर गिवन पीरियड तक, उससे आपको कितना फिजिकल अमाउंट ऑफ आउटपुट अचीव हुआ, कितना आपको अचीवमेंट मिला, एम्प्लॉयज ने आपको कितना काम दिया, वो लेबर प्रोडक्टिविटी है। It may be true that any business organization all wage payment are directly or indirectly based on the skill and productivity of a worker. Therefore, labor productivity is considered as the most important factor in the productivity। यानी कि प्रोडक्टिविटी अगर आप कंसेप्शन देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा होगा, लेबर प्रोडक्टिविटी। क्यों ऐसा? क्योंकि आपने लेबर के पीछे जो खर्चा वगैरह किया है, आप उनको वेजेस दे रहे हो, वेज पेमेंट कर रहे हो, डायरेक्टली दे रहे हो, इनडायरेक्टली दे रहे हो, पर वो कौन सी बेस पे दोगे, उनकी स्किल के ऊपर से या उनकी प्रोडक्टिविटी, काम कैसा कर रहा है उसके बेसिस पे उनको वेजेस प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनको जो पेमेंट वगैरह दे रहे हो, सामने वो लोग आपको कितना रिवॉर्ड दे रहे हैं। चलिए, अब हम कुछ टूल्स देखेंगे, टेक्निक्स देखेंगे कि मेजर्स टू राइज प्रोडक्टिविटी। अब आप ये प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, उसके कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स है, जिसमें से पहला टेक्निक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक मस्ट बी इंट्रोड्यूस। साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक आपको इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। Among this, the time study, motion and study of method of studies are helpful in the determining the better method of work। यानी कि आपकी जो काम करने की जो मेथड है, टेक्निक है, वो अच्छी तरीके से वो टेक्निक आए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो ये ऐसा कोई साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक का यूज़ करना होगा जिससे आप जो काम कर रहा है, लेबर जो वर्क कर रहा है, उसका जो मेथड वगैरह हो वो बेटर वर्क काम कर सके, अच्छी तरीके से काम कर सके, ऐसा कोई टेक्निक आपको डेवलप करना चाहिए। तो सबसे पहला है, अगर आपको प्रोडक्टिविटी राइज करनी है तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का यूज़ कर सकते हो। यानी एम्प्लॉय के मोशंस, इमोशंस वगैरह को ध्यान में रखने हैं आपको, ठीक है। साइंटिफिक उसका साइकोलॉजी कैसा है, ये सब सारी चीज़ें कंसिडर करनी है। सेकेंड, स्टैंडर्डाइजेशन, डेराइफिकेशन एंड सिंप्लीफिकेशन शुड बी यूज। आपको जो वर्क प्रोसेस है उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाना है, काम सबको बांट देना है और बहुत ही सिंपल रखना है ताकि एम्प्लॉय अपना काम समझ सके और अच्छी तरीके से उसको कर सके। चलिए, नंबर 3 को देखते हैं। वो थोड़ा सा अलग पॉइंट है, द मॉडर्न आइडियोलॉजी ऑफ ह्यूमन रिलेशन। अभी के हिसाब से अगर एम्प्लॉय को अच्छे रिलेशन उसकी काम की जगह पे ना हो तो वो वर्क एज अ ह्यूमन बीइंग वर्क करने में उसको मज़ा नहीं आता।
तो लिखा है द रिलेशनशिप विच ट्रीटेड वर्कर इज अ ह्यूमन बीइंग and not a code of machines should be accepted with the convention. The incentive wage system and labor welfare activities and collective baggage beginning workers are participated in the management ये एक्सेट्रा ये सारी जो चीज़ें अभी आपको यहाँ पे दिख रही है कि इंसेंटिव वेज सिस्टम दो वेलफेयर एक्टिविटी करो उनके लिए सपोज पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करो कोई भी डिसीजन आप अगर ले रहे हो तो उसमें एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करवाओ ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो ऑटोमेटिकली ये मॉडर्न आइडियोलॉजी है तो ह्यूमन को ऐसा लगेगा कि हम अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं और वो आपके लिए अच्छी तरीके से काम करेगा भी सही तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मॉडर्न आइडियोलॉजी का यूज़ कर सकते हो मॉडर्न टेक्निक्स का मस्ट बी एक्सेप्टेड करना चाहिए इसको इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली करना चाहिए जिससे आपका प्रोडक्टिविटी क्या हो सकता है इंक्रीज हो सकता है चलिए एक और टेक्निक जिसको देख लें तो ये सारे जो पॉइंट्स है उसमें से मैंने कुछ पॉइंट ऑलरेडी सेंटेंस में से हाईलाइट किए हैं आपको वो याद रख के पूरे पॉइंट को समझाना है फोर्थ बहुत इजी है लेबर प्रोडक्टिविटी कैन ऑल्सो बी इम्प्रूव थ्रू वेरियस मेथड ऑफ कंट्रोल सर्च एज आप कुछ कंट्रोल टेक्निक्स को यूज करके अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो लिखा है प्रोडक्शन कंट्रोल कॉस्ट कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल आप जो ओवर प्रोडक्शन आपका ना हो जाए फिर आप कॉस्ट को कंट्रोल करो ज़्यादा खर्चे ना हो जाए अगर क्वालिटी प्रोडक्ट कर रहे हो तो लेबर प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी सो कंट्रोल टेक्निक वेरियस मेथड ऑफ कंट्रोल टेक्निक इसका यूज करके भी आप अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं चलिए कुछ अभी भी टूल्स है जिसके थ्रू हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं उसमें नंबर अगर नेक्स्ट सीक्वेंस के हिसाब से देखने जाए तो 5 लिखा है साइंटिफिक सिलेक्शन रिक्रूटमेंट the selection and recruitment of employee at a different level and their training lead to the higher productivity यानी कि आपको एम्प्लॉय को ऐसे तरीके से सिलेक्ट करना है साइंटिफिकली उसका रिक्रूटमेंट भी उस तरीके से करना है जिससे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे जब उसको जो ट्रेनिंग वगैरह चाहिए वो भी प्रोवाइड हो सके और अच्छे तरीके से आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके लिखा है अ सेटिस्फाइड लेबर फोर्स विल बी वॉलेंटरीली कंट्रीब्यूटेड टू प्रोडक्टिविटी अगर लेबर अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड होगा अपनी जॉब से अपने काम से तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने ही वाली है सो यही हमारा पॉइंट नंबर 5 हमें बता रहा है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 को अगर हम देखें तो उसमें लिखा है इम्प्रूवमेंट मस्ट बी मेड इन द लेआउट ऑफ द फैक्ट्री यानी कि इम्प्रूवमेंट कहाँ करना चाहिए फैक्ट्री में करना चाहिए वर्किंग कंडीशन अच्छा रखो सिस्टम ऑफ मटेरियल हैंडलिंग यानी मटेरियल जो आप रख रहे हो वो भी प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग करो टू अचीविंग द इंक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी यानी कि अगर समझो कि काम के जहाँ पे प्लेस है वहाँ पे आपने वाटर फैसिलिटी दिया है सिटिंग एरिया दिया है कैंटीन फैसिलिटी दिया है ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज होती है जो आपको अगर वर्किंग कंडीशन के साथ साथ वहाँ पे आपने दिया है सो दैट मीन्स लेबर अपना काम करने के लिए उनको अच्छा लगेगा फीलिंग अच्छा आएगा और वो अपने काम में एकदम फोकसली वर्क कर सकता है सो ये भी आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए जो लेआउट ऑफ फैक्ट्री है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की आपको ज़रूरत पड़ती है जो मैंने एग्जांपल दिए वो याद रखोगे और वही आप लिख भी सकते हो तो इससे क्या होगा अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा अल्टीमेटली गोल है आपको लेबर के पास से अच्छा काम करवाना है लेबर प्रोडक्टिविटी चाहिए और आपका प्रोडक्टिविटी अच्छा होना चाहिए कंपनी का नंबर नेक्स्ट लास्ट मेजरमेंट टूल्स कह सकते हो फॉर राइज प्रोडक्टिविटी है कोऑपरेशन कोऑपरेशन तो भाई बहुत ज़रूरी है किसके बीच में बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट मस्ट बी अचीव दी मेंटेन्ड maintaining the coordinal relationship through the mutual conditions and contact to the necessary rise of moral workers कई बार ऐसा होता है कि मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं करता या एम्प्लॉय को सारी चीज़ें नहीं बताता जो उनके गोल्स वगैरह होते हैं तो ये तो एकदम बेसिक मैनेजमेंट टूल्स है कि आपको आपके जो वर्कर्स है उनके साथ अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करना है आपको कैसा काम चाहिए और वह वो उनको भी पता होना चाहिए कि उनको क्या वर्क करना है अगर कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन नहीं होगा दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो काम अच्छी तरीके से होना पॉसिबल नहीं है सो ये मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो अपने लेबर के साथ अच्छे तरीके से कोऑपरेशन करे और लेबर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी मैनेजमेंट बोल रहा है वो उस हिसाब से अपना काम करे ठीक है तो ये होने से क्या होगा आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा तो ये भी एक ज़रूरी टूल था जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया चलिए तो अब हमने जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्टिविटी के बारे में उसमें मैंने मेजरमेंट टूल्स के साथ समझा दिया अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं जो कि है एक्सप्लेन
अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर रेट का आपके पास कॉजेज बताए हैं आपको, कौन से अवॉइड कर सकते हैं और कौन से अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपको आपका लेबर टर्नओवर बढ़ाना है तो उसके रीजंस, कॉजेज, रीजंस क्या है, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे। चलिए, तो उसमें से सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं, फर्स्ट हेडिंग जो हम देंगे वो है अवॉइडेबल कॉजेज, यानी कि जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। पहला है, if the management can reduce the labor turnover through the efficient controlling, यानी कि अगर आपको अपना लेबर टर्नओवर रेट कम करना है। अच्छा, लेबर टर्नओवर रेट का मतलब क्या होता है कि लेबर ने आपको कितना टर्नओवर दिया है वो अगर आप कम कम करना चाहते हो, इट इज नोन एज अवॉइडेबल लेबर टर्नओवर। द मेन कॉजेज ऑफ अवॉइडेबल टर्नओवर ऑफ लेबर आर एज फॉलोज, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे। लेबर टर्नओवर रेट अवॉइडेबल फैक्टर्स में सबसे पहला जो फैक्टर है वो हम देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है लेक ऑफ फोरसाइट। फोरसाइट का मतलब होता है प्री प्लान, पहले से आपने ध्यान रखा हो, ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, और एब्सेंस ऑफ प्लानिंग और अ डिफेक्टिव प्लानिंग, यानी कि आपने अगर पहले से ध्यान न रखा हो, यानी पहले से प्लानिंग ना किया हो एक तरह का, तो फिर अगर डिफेक्टिव प्लान किया है तो ये लेबर टर्नओवर रेट आपका नीचे जा सकता है। लिखा है, इफ द एक्टिविटी ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट एनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग द कॉस्ट आर मोर और इंक्रीजिंग। अगर आपने कोई प्लान नहीं किया है तो आपका कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये अवॉइड हो सकता है, ये आप अवॉइड कर सकते हो, इससे आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। लिखा है, many of worker will have to sit an ideal for an hour and they will have to be engaged in different jobs at different times. As a result of it, the continuity of production will be the lacking of labor turnover will be the treated to the increasing, यानी कि आपके लेबर काम करे बगैर ऐसे ही फ्री में बैठा है, आइडियल टाइम में बैठा है, तो आप उसको काम दे सकते थे, उनको एंगेज कर सकते थे, कोई दूसरा टाइम 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 पे या कोई दूसरा जॉब भी दे सकते थे। उससे क्या होगा, कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन होगा, कंटिन्यूअसली एंगेज होने से आपका जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सकता है। पर अगर लेबर ऐसा नहीं कर रहा है तो आपके प्लानिंग में, आपके मैनेजमेंट में कोई डिफेक्टिविटी है, या उसमें लेक ऑफ प्लानिंग कह सकते हो, एब्सेंस ऑफ प्लानिंग भी बोला जा सकता है। तो ये पहला फैक्टर है जिसको आप अवॉइड कर सकते हो। सेकेंड फैक्टर जिसको भी अवॉइड किया जा सकता है वो डिससेटिस्फेक्शन विद जॉब है। अगर आपका लेबर ही आपके जॉब करने से सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपने प्रॉपर एनवायरनमेंट उसको नहीं दिया है, तो ये आपकी ओर से ही गलत चीज़ें है। आपको एज अ मैनेजमेंट ये डिससेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए लेबर का। लिखा है, sometime it may be happen that workers are not satisfied with the job assigned to them। अगर आपने जो काम दिया उससे लेबर खुश नहीं है, this may be because of fact of they are not familiar with the job of this job, this dislike, or it may be too risksome on added, यानी कि उसको ऐसा ये काम करने में ऑड लग रहा है, काम करने में मज़ा नहीं आ रहा, वो डिसलाइक कर रहा है आपने दिए गए काम को। तो उसको जो काम में करने में पसंद हो, या उस जो की जो कैपेसिटी है उस हिसाब से अगर आप उसको काम दोगे तो उसको जॉब में डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा, और उससे आपका लेबर रेट अप जा सकता है। तो ये भी हम अवॉइड कर सकते हैं कि लेबर की जो परेशानी है उसको दूर किया जाए, उसको जो वर्क में काम में मजा आ रहा हो वही काम उसको दिया जाए। तो ये भी हम कर सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो डिससेटिस्फेक्शन विद पे स्केल है। अगर आपका एम्प्लॉय, आपने जो उनको रिवॉर्ड दे रहे हो, जो वेजेस दे रहे हो, उससे वो खुश नहीं है तो भी वो काम में उसको करने में मजा नहीं आएगा। तो ये पॉइंट भी एकदम इजी है, उसको भी देख लेते हैं। लिखा है, द डिससेटिस्फैक्शन अराइजेस अमॉन्ग द वर्कर्स when they have find the wages being to paid to them is low as compared to the वर्कर्स दे पुट इन। अगर जो दूसरे वर्कर है उसकी कंपैरिजन में अगर उसको वेजेस वगैरह कम मिल रहा हो, अगर वो कंपेयर कर रहा है, तो कंपेयर द वेज रेट पेड टू सम वर्कर्स टू दी वर्कर्स इन अनदर यूनिट इन द सेम इंडस्ट्री। अगर कोई सेम इंडस्ट्री में अगर कोई वर्कर काम कर रहा है, उसको आप दे रहे हो उस वर्कर कंपैरिजन में अगर कम लग रहा हो, तो वो जाहिर सी बात है वो डिससेटिस्फाइड होगा विद द वेजेस। और ये भी आपको अवॉइड करना है कि उसको जो दूसरी इंडस्ट्री में जो भी वर्कर्स को सेम वर्क के पैसे मिल रहे हैं उतने पैसे आप ही अपनी कंपनी में प्रोवाइड करें। तो ये एक अच्छी बात हो सकती है, एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। चलिए, वर्कर और भी कुछ चीज़ों से डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है।
तो ऐसे ही कुछ और बैक टू बैक पॉइंट दे सकते हैं। जो दो पॉइंट थे वो भी डिससेटिस्फेक्शन के थे। पॉइंट नंबर 4 हमें ये कह रहा है डिससेटिस्फेक्शन विद द वर्क आवर, यानी कंटिन्यूसली वर्क हो रहा हो, बीच में कोई ब्रेक ना हो, या वो नाइट शिफ्ट या डे शिफ्ट के रिलेटेड हो, तो वर्किंग आवर से भी रिलेटेड लेबर अपना प्रोडक्टिविटी या लेबर रेट हमारा नीचे हो सकता है। तो ये भी हम अवॉइड करना चाहिए हमें वर्किंग आवर थ्रू। लिखा है इफ द आवर्स ऑफ वर्क आर मोर देन द प्रोपोर्शन ऑफ वेजेस रेट ऑफ प्रोपोर्शन टू द एवरेज कैपेसिटी ऑफ द वर्कर, यानी कि उसका जो कैपेसिटी है, उसका जो काम है, उस हिसाब से उनको वर्किंग आवर्स ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा काम ले रहे हो आप, तो वो भी डिससेटिस्फेक्शन का वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। द सेटिस्फेक्शन अराइजेस अलोंग देम, the hours of working should be less effectively in the technically job, टेक्निकल जॉब में प्रॉपरली आपको लेस वर्किंग आवर रखने चाहिए ताकि वो टेक्निकल जॉब आराम से कंप्लीट भी हो सके। तो वर्किंग आवर भी इफेक्ट होता है लेबर रेट के थ्रू, ये भी आप अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, वो भी डिससेटिस्फेक्शन है। ये मैंने आगे आई थिंक आपको समझा दिया। डिससेटिस्फेक्शन विद द कंडीशन ऑफ वर्क, जो फैसिलिटीज वगैरह उनको मिलना चाहिए, जो वर्क प्लेस है फैक्ट्री प्लेस पे, वो उनको देना चाहिए आपको। लिखा है इफ द प्लेस ऑफ वर्क इज अनफेवरेबल इन द टर्म्स ऑफ क्लीननेस, अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे क्लीननेस नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, लाइट नहीं है, स्पेस नहीं है, बहुत सारे वर्कर एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे स्पेस का इशू हो सकता है, वेंटिलेशन प्रॉपर लाइट ना हो या क्लीननेस ना हो, तो वहाँ पे वर्क करने में मज़ा नहीं आता। द वर्कर एफिशिएंसी शुड एडवर्सली इफेक्टेड, इवन द एफिशिएंट वर्कर कैन नॉट वर्क in the full extension of their productivity under this unconditionalization conditions of work, यानी अगर वर्क प्लेस पे उनको अच्छा एटमोसफियर वगैरह ना मिले तो जो स्किल वर्कर है वो भी अपना एफिशिएंसी डाउन कर देता है, यानी कि वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता। तो ये रीजंस को भी हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ लेबर लोअर लेबर रेट। एक और देखते हैं जिसका नाम है रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर्स। जो सुपरवाइजर है वो ऐसा बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए, वो हेल्पफुल होना चाहिए। तो लेबर को अगर कहीं कोई डिफिकल्टी या प्रॉब्लम अराइजेस हो तो सुपरवाइजर उसको हेल्प करना चाहिए, वो सिर्फ उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए या कंट्रोलिंग के लिए नहीं होने चाहिए। तो ये पॉइंट हमें वही बता रहा है। लिखा है वर्कर्स आर सेल्फ रिस्पेक्ट इन हर्ट ऑफ सुपरविजन बिहेवियर रूडली दैम, अगर सुपरवाइजर वर्कर्स के साथ रूडली बिहेव करते हैं तो उनकी फीलिंग्स को हर्ट होता है और वो उनको सेल्फ रिस्पेक्ट पे इफेक्ट होता है और जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा। इट इज नेसेसरी देयरफॉर देयर इज एन एमिकेबल रिलेशनशिप बिटवीन देम, एक अच्छा स्मूथ रिलेशनशिप होना चाहिए, हेल्पफुल रिलेशनशिप होना चाहिए बोथ, यानी कि सुपरवाइजर को वर्कर के साथ अच्छा बिहेवियर होना चाहिए और वर्कर का सुपरवाइजर के साथ, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा मेजर फर्क आ सकता है। तो ये भी एक ज़रूरी पॉइंट था जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं कि रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर स्मूथली होना चाहिए, रूडली बिहेव नहीं होना चाहिए। चलिए अभी भी काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें से नेक्स्ट नंबर पॉइंट 7 आ रहा है रिलेशनशिप विद कलीग्स, यानी कि जो साथ में काम कर रहे हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स है, कोऑर्डिनेटर्स भी हो सकते हैं या कलीग्स जो साथ में एग्जैक्ट काम कर रहा है सेम प्लेस पे। लिखा है देयर शुड बी अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड अमोंग दी दोज वर्कर्स हु आर वर्क टुगेदर इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे वर्कर के बीच में ब्रदरहुड जैसा रिलेशन होना चाहिए। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम अराइजेस हो तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करने चाहिए। सच अ हेल्दी फीलिंग विल बी फेवरेबल इफेक्ट ऑफ देयर एफिशिएंसी, उनकी जो एफिशिएंसी होगी उस पर फेवरेबल इफेक्ट होगा उस पर। even the ethical relationship among them will be the get consolidated, यानी कि आपका जो रिलेशनशिप है विथ अनदर एम्प्लॉयज वो आपको आगे जाके एथिकल वे में भी फायदा दिला सकता है, एक दूसरों को सपोर्टिव रिलेशनशिप कह सकते हो। तो ये भी ज़रूरी है जिससे आपको अवॉइड करना चाहिए। तो कलीग्स के बीच में रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 जो दिखा रहा है वो है अनदर कॉजेस, और वो कॉजेस के बारे में भी हमें कुछ अलग पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जिसमें से बताया है लेबर टर्नओवर इज कॉज्ड इज आल्सो by such a factor as an indicated to the provisions of promotive protection
अगेंस्ट द एक्सीडेंट्स, यानी कि अगर आपके वर्क प्लेस पे ऐसे कोई चांसेस है जहाँ पे एम्प्लॉय को एक्सीडेंट से उनके हेल्थ पे या कुछ और उनको फर्क पड़ सकता है, तो ऐसी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अनसाइंटिफिक एंड आर्बिट्री मेथड ऑफ प्रमोशंस वगैरह नहीं होना चाहिए। लेक ऑफ फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। मतलब आपका एम्प्लॉयज़ अगर लेक एजुकेशन वाला है या ट्रेनिंग वाला बिना का है, तो भी आपका लेबर रेट नीचे जा सकता है। तो उसका प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए, फैसिलिटीज़ आपका अच्छे देना चाहिए, आपको वर्क प्लेस पे कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो, वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। तो दीज आर दी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर अवॉइडिंग, यानी कि ये अवॉइड हो सकते हैं, राइट। तो ये टूल्स अवॉइड के थे। अब हम सेकेंड टॉपिक पे जाएंगे, यानी सेकेंड हेडिंग पे जाएंगे, जो कि है अनअवॉइडेबल कॉजेज। अनअवॉइडेबल कॉजेज का मतलब होता है जिसको आप अवॉइड नहीं कर पाओगे। लेबर टर्नओवर रेट के ये जो भी रीजंस है, ये भी हम जान लेते हैं, जिसमें से पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हो, वो है पर्सनल प्रोसेस। पर्सनल प्रोसेस यानी वर्कर खुद ही नहीं चाहता है कि वो अच्छी तरीके से काम करे, उसको करना ही नहीं है, अपने माइंड से वो सेट करके बैठा है कि वो लेबर अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, तो फिर उसके पास से हम वर्क नहीं ले पाएंगे। तो ये अनअवॉइडेबल है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे। वर्कर्स आर मोटिवेबल बाय डिजायर ऑफ पर्सनल प्रोसेस स्विच ओवर द अनदर बेटर पेड फॉर अ जॉब। अगर उसको कहीं और जगह से अच्छा पेमेंट मिल रहा है तो वो यहाँ के में काम नहीं करेगा, ये हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें अनअवॉइडेबल में आ सकती है, कंसिडरेबल है। चलिए, ऐसे काफी सारे और भी पॉइंट है जिसको हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे, यहाँ से अनअवॉइडेबल पॉइंट में वो कंसिडर किए जाएंगे, जिसमें से नेक्स्ट है इल हेल्थ और एक्सीडेंट। अगर वर्कर का हेल्थ ठीक नहीं है, उसको काम करने में दिक्कत हो रहा है, या फिर उसका एक्सीडेंट हुआ है, उस सिचुएशन में हम उसके पास से काम नहीं ले पाएंगे। ये तो एक जाहिर सी बात है। लिखा है सम वर्कर्स आर फोर्स्ड टू स्विच ओवर अदर सिंपल एंड लेस पेन टेकिंग जॉब्स when they are desirable to due so to some accident or long period of illness or inconsistently retained in unfit or a present job। उनको जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, या लॉन्ग पीरियडिकली उनको फिजिकल इलनेसेस हो रहा है, या फिर वो ऐसे कम कम पेनफुल जॉब के लिए देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं जहाँ पे फिजिकल वर्क बहुत ही कम हो, तो ऐसे वर्कर्स को हम रोक नहीं पाएंगे, उनको फोर्सफुली काम नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए अनअवॉइडेबल फैक्टर हुआ कि वो खुद डिसीजन ले रहा है कि उनके हेल्थ के लिए फिजिकल वर्क वो नहीं करने वाले, एक्सीडेंट के ज़्यादातर रिस्क है, तो वो प्रेजेंट जॉब नहीं करेंगे। ये एक जाहिर सा फैक्ट है। चलिए, एक और एकदम सिंपल पॉइंट है जिसको हम दे सकते हैं, जियोग्राफिकल मोबिलिटी। वर्कर्स कहाँ पे काम करना ज़्यादातर पसंद करते हैं, जो उनके जो प्लेसेस है, यानी जो नेटिव यानी कि कह सकते हो रेसिडेंशियल प्लेसेस है, उसके नज़दीक एरिया में वो काम करना पसंद करता है। समटाइम देयर वे ऑफ लाइफ ऑफ अर्बन एरियाज डज नॉट सूट फॉर द workers or have to mitigate from the rural areas to get the job of in industries in cities. There are long distance between the place of work and the residence may be also the causes of both brother relations of along with them। यानी कि वो जो वर्क प्लेसेस है, वो जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो प्लेसेस उनके लिए सूटेबल नहीं है, या उनके जो रेसिडेंशियल एरिया है उससे बहुत दूर है, तो इसका भी वहाँ पे फ़र्क पड़ सकता है। तो ये भी एक तरह का रीजंस कह सकते हो, जियोग्राफिकल मोबिलिटी। चलिए, उसमें एक और पॉइंट हम जोड़ देते हैं, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 4, जो कि है डिसमिसल। अगर आपने वर्कर्स को निकाल दिया है, वो फिट नहीं है काम करने के लिए, असाइन जो किया है उनका बिहेवियर रूडली है, तो इससे भी आपका लेबर टर्नओवर नीचे जा सकता है। तो डिसमिसल वो भी एक रीज़न है। एंड नेक्स्ट रीज़न नंबर 5, जो कि है मैरिज से रिलेटेड। फीमेल वर्कर ज़्यादातर इसमें अप्लाई होता है कि फीमेल वर्कर का अगर मैरिड हो चुका है, वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, फॉर द सोशल रीज़न उनको जॉब छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जो कि अनअवॉइडेबल रीजंस में आएगा, अनअवॉइडेबल कॉजेज में आएगा, जिससे आपका लेबर टर्नओवर नीचे चला जाएगा। चलिए, अनअवॉइडेबल जो रीजंस है, जो कॉजेज है, उसमें सफ़र को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 हमें कह रहा है कॉल फॉर नेशनल सर्विसेज। अगर एम्प्लॉय को कोई बाहर से ऐसी कोई जॉब ऑफर हुई है या नेशनल सर्विसेज में उसको जाना है, तो हम उसको अपनी कंपनी में काम करने के लिए नहीं रोक सकते। सिंस द प्रोटेक्शन एम्प्लाइज फॉर सम वर्कर टाइम्स ऑफ नेशनल इमरजेंसीज इन सर्च वॉर
force and droughts, earthquakes, etc. to leave the jobs in the industry and utilize their time and the energy for the goods in their mother's land. यानी कि उन यानी कि वो जो कंट्री से बिलोंग करता है, अगर वो कंट्री में कोई ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, कोई नेशनल सर्विसेज देने उसको जाना पड़ सकता है, तो उस सिचुएशन में वो इंडस्ट्रीज को छोड़ देगा। वो जाहिर सी बात है, इमरजेंसी सिचुएशन में वो अपना जो ओरिजिनल कंट्री है उसको वो हेल्पफुल रहेगा। सो वो सिचुएशन में भी वो जॉब छोड़ के जाएगा, उसमें हम उसको नहीं रोक सकते। तो दैट इज अनअवॉइडेबल रीजंस कह सकते हो फॉर लोअर लेबर रेट। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 7 को, जो कि है रिटायरमेंट। Every year, some of the workers in the any years, some of the workers in the any organization is retire reach the retirement। यानी कि उनका एज ऐसा हो चुका है कि वो हर साल कोई ना कोई ऐसे एम्प्लॉयज तो होते ही है कि वो जो रिटायरमेंट हो गया और रिटायरमेंट के बाद जॉब छोड़ देंगे। सो वो उसको भी हम अवॉइड नहीं कर सकते, हम उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आफ्टर ईयर ऑफ 60 दे हैव टू कंटिन्यू दैट जॉब। अगर रिटायरमेंट एज हो चुका है तो वो रिटायरमेंट के वक्त काम करना बंद कर सकता है। सो ये भी एक रीजन हो सकता है जो अनअवॉइडेबल रीजंस में आता है। सो दीज आर दी कंटिन्यूअस ऐसे कोई पॉइंट्स जिसके हम रोक नहीं सकते। नेक्स्ट वो भी बहुत इजी पॉइंट है, डेथ ऑफ एनी सिचुएशन समहाउ। अगर कोई वर्कर की डेथ हो जाती है तो उसमें भी हमें लोअर लेबर रेट होगा, यानी कि लेबर्स का थोड़ा सा वहाँ पे हमें ऐसे कह सकते हैं कि हमें इंडस्ट्रीज में वर्क करना पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी दूसरे वर्कर्स को हमें हायर करना पड़ सकता है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन सम वैक्सीन arises and every year due to the natural and unnatural death of some of the workers। अगर कोई नेचुरल या अननेचुरल तरीके से किसी की डेथ हो जाती है वर्कर्स की, तो हमें वो फैक्ट्री में काम करना मुश्किल पड़ सकता है। तो ये भी एक अनअवॉइडेबल रीजन हो सकता है जिसमें हमें फैक्ट्री को आगे बढ़ाने में लोअर लेबर रेट होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 9 को भी देख लेते हैं, जिसमें अदर और कुछ कॉजेज है, अदर रीजंस बताए गए हैं जो ऊपर दिए गए 9 पॉइंट में कंसिडर नहीं किए थे। नंबर 9, लेबर टर्नओवर इज कॉज ऑफ आल्सो डिफिकल्टीज ऑफ ट्रांसपोर्ट इन रेसिडेंस एक्सेट्रा। यानी कि लेबर टर्नओवर है वो कई बार ट्रांसपोर्टेशन या रेसिडेंस के वजह से भी अराइज हो सकता है। सपोज वर्कर को काम करने जाना है दूर की जगहों पे, पर वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर फैसिलिटीज वगैरह नहीं है, तो उससे भी उनके काम करने में दिक्कत आ सकती है। तो दीज आर द मेन रीजंस ऑफ द कॉजेज ऑफ द अनअवॉइडेबल रीजंस। ओके बच्चों, तो आज का ये जो लेक्चर है लेबर कॉस्ट कंट्रोल में, उसमें हमने टोटल सिर्फ 2 टॉपिक देख सके हैं, पर वो 2 टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट लेक्चर में शायद तक इसमें से एक आध क्वेश्चंस या 2 और क्वेश्चंस और कुछ एमसीक्यूज का काम हमें करना है, पर एक साथ पूरे लेक्चर में पॉसिबल नहीं था, तो हम उसको एक और लेक्चर में देखेंगे। यानी कि आज का ये जो लेक्चर है वो सिर्फ यहाँ पे यूनिवर्सिटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू था। तो फर्स्ट लेक्चर लेबर कॉस्ट कंट्रोल का यहीं पे आज कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में किसी और लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.